खोज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उस नौजवान की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। एक ऐसा नाम जो आज भी रगों में खून की रफ्तार बढ़ा देता है। हम बात कर रहे हैं लेजेंड भगत सिंह की। आज हम सिर्फ उनकी शहादत नहीं बल्कि उनके उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे जिसने असली क्रांति ला दी। एब्सोल्युटली, भगत सिंह का नाम सुनते ही एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन सच बताऊं तो इस सिनेमैटिक डीप डाइव के लिए मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो इमेजिन कीजिए, पंजाब का एक खेत है और वहां एक 5 साल का बच्चा मिट्टी खोद रहा है। जब उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, तो उस छोटे से बच्चे ने बड़ी मासूमियत लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मैं बंदूकें बो रहा हूं। वो लिटरली अपने जेल में बंद चाचाओं को आजाद कराने के लिए खेतों में बंदूकें उगाना चाहता था। वेट, सीरियसली? सिर्फ 5 साल का बच्चा? मतलब जिस एज में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वो बच्चा ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने की प्लानिंग कर रहा था। ये तो सच में अनबिलीवेबल है। भाग 1, एक क्रांतिकारी का निर्माण। आखिर 5 साल के एक बच्चे में ये बगावत आई कहां से? तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1907 से। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिनकी रगों में ही रेवोल्यूशन दौड़ता था। उनके पिता और चाचा गदर मूवमेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1919 में। जलियांवाला बाग का वो खूनी मंजर। 12 साल के भगत सिंह ने जब वो देखा तो वो अंदर तक हिल गए। उन्होंने उस खून से सनी मिट्टी को हमेशा के लिए एक शीशी में रख लिया। फिर 1922 में जब चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ शांति से काम नहीं चलेगा। और फाइनली महज 19 साल की उम्र में 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा खड़ी कर दी। सोचिए जरा, सिर्फ 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग जैसा ट्रॉमा फेस करना और इतनी कम उम्र में एक यूथ लीडर बन जाना, ये मैच्योरिटी सच में हैरान कर देने वाली है। बिल्कुल। और पता है, अक्सर टेक्स्ट बुक्स में हमें भगत सिंह की इमेज सिर्फ एक एंग्री यंग मैन वाली दिखाई जाती है, लेकिन असलियत में वो एक वोरेशियस रीडर थे। मतलब गजब के पढ़ाकू। लाहौर के नेशनल कॉलेज में रहते हुए उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन और बाकुनिन की किताबें चाट ली थीं। इटली के मेज़नी से लेकर आयरिश क्रांतियों तक दुनिया भर के रेवोल्यूशंस का उन्होंने डीप स्टडी किया था। वाह, मतलब उनका गुस्सा सिर्फ जज्बाती नहीं था, उसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड और स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन थी। ये तो एक बहुत बड़ा मिथ बस्टर है। भाग 2, स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा देना। इसी इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी के साथ भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई का गेयर बदला। 1924 में वो कानपुर गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA को ज्वाइन किया। यहीं उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। फिर 1928 में भगत सिंह ने एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट लिया। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम में एक वर्ड ऐड करवाया, सोशलिस्ट, और ये बन गया HSRA। पर एक मिनट, सिर्फ एक शब्द बदलने से क्या फर्क पड़ता है? काम तो वही था ना। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसका सीधा मतलब था कि उनकी लड़ाई सिर्फ गोरे अंग्रेजों को हटाकर किसी और को गद्दी पर बिठाने की नहीं थी। उनका अल्टीमेट विजन एक ऐसा समतामूलक समाज बनाना था जहां इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का पूरी तरह खात्मा हो। वो सिस्टम बदलना चाहते थे, सिर्फ चेहरे नहीं। भाग 3, लाला लाजपत राय का प्रतिशोध। 1928 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने इस पूरी लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया। साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में एक बहुत ही शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था। तभी ब्रिटिश पुलिस अफसर जेम्स ए स्कॉट ने एक बेरहम लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। इसमें हमारे महान लीडर लाला लाजपत राय इतनी बुरी तरह घायल हुए कि कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। HSRA ने कसम खाई कि वो स्कॉट को नहीं छोड़ेंगे। 17 दिसंबर 1928 का वो दिन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आजाद ने एक जबरदस्त एड्रेनलिन पंपिंग प्लान बनाया। लेकिन अफरा तफरी और कंफ्यूजन में उन्होंने स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जॉन पी सॉन्डर्स को गोली मार दी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। एक ब्रिटिश पुलिस अफसर का मर्डर, उसके बाद तो पूरी अंग्रेजी हुकूमत उनके पीछे हाथ धोके पड़ गई होगी ना। मेरा मतलब है पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर उस वक्त हाई अलर्ट पर था, तो वो वहां से बच के निकले कैसे? ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है। और यहीं पर उनका मास्टरमाइंड काम आया। ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर से काम नहीं था। भगत सिंह ने अपने बाल कटवा लिए, जो एक सिख के लिए बहुत ही बड़ा और इमोशनल डिसीजन था। उन्होंने बाकायदा हैट और एक इंग्लिश सूट पहना। क्रांतिकारी भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भाभी को उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में पेश किया। राजगुरु उनके नौकर बने
और एकदम परफेक्ट भेष बदलकर वो भरी पुलिस फोर्स की आंखों में धूल झोंककर लाहौर से ट्रेन पकड़कर निकल गए। भाग 4 असेंबली बम कांड। लाहौर से बच निकलना तो बस एक शुरुआत थी, असली धमाका तो अभी बाकी था। अप्रैल 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 बहुत ही ड्रेकोनियन और काले कानून पास करने जा रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। इसके खिलाफ HSRA को एक बड़ा स्टेप लेना था। हाँ, मैंने असेंबली बम कांड के बारे में काफी सुना है, लेकिन एक बात मुझे कभी समझ नहीं आई। बम फेंकने के बाद वो वहां से भागे क्यों नहीं? जानबूझकर गिरफ्तार होना तो सुसाइड जैसा है। और यही तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक जीनियस थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली की खाली बेंचों पर बहुत ही कम तीव्रता वाले बम फेंके। उनका मोटिव किसी की जान लेना था ही नहीं। उन्होंने पर्चे फेंके जिन पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए एक बहुत बड़े धमाके की जरूरत होती है। फिर उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद को अरेस्ट करवा दिया। उनका मास्टर प्लान था कि वो कोर्ट के ट्रायल को एक मैसिव प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म की तरह यूज करेंगे ताकि पूरे देश तक उनका मैसेज पहुंचे। भाग 5 एक विचारक की विचारधारा। गिरफ्तारी के बाद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे पावरफुल चैप्टर शुरू हुआ। जेल को उन्होंने कोई कालकोठरी नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी बना दिया। फांसी की सजा का इंतजार करते हुए उन्होंने अपना वो हिस्टोरिक ऐसे लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। उन्होंने चुपके से बैन की गई मार्क्सवादी किताबें मंगवाई और पढ़ डाली। उनकी जेल डायरीज में 108 अलग अलग ऑथर्स के कोट्स भरे पड़े हैं। और सबसे शॉकिंग बात, राजनीतिक कैदियों के हक के लिए उन्होंने 116 दिन लंबी भूख हड़ताल की। इसी हड़ताल के दौरान उनके साथी जतिन दास शहीद भी हो गए। घूसबम्स आ गए यार। 116 दिन भूखे रहना और डेथ रो पर बैठकर इतनी भारी किताबें पढ़ना, ये मेंटल फोर्टिट्यूड और ये डेडिकेशन सच में इंसान की सोच से परे है। बिल्कुल। उनके इस कोट पर गौर कीजिए। वो कहते थे, क्रांति का अनिवार्य अर्थ समाज के व्यवस्थित पुनर्निर्माण का कार्यक्रम है। मतलब रेवोल्यूशन सिर्फ शोर मचाना नहीं है। उनकी सोच एकदम मैच्योर हो चुकी थी। उन्हें पता था कि बम और पिस्तौल रातों रात आज़ादी नहीं ला सकते। उनका टारगेट एक ऐसा सिस्टमैटिक चेंज था जहां कोई भी इंसान दूसरे का शोषण न कर सके। भाग 6 बलिदान और अमर विरासत। अब हम इस कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर आ गए हैं। किस्मत में कुछ और ही लिखा था। पुलिस ने लाहौर और सहारनपुर में HSRA की बम फैक्ट्रियों पर रेड मार दी। कुछ साथी टूट गए, सरकारी गवाह बन गए। और इसी के चलते पुलिस ने असेंबली बम कांड और सॉन्डर्स मर्डर केस की कड़ियां जोड़ लीं। आखिरकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मर्डर का मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। 23 मार्च 1931 की वो शाम जब उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, तब भगत सिंह की उम्र थी सिर्फ 23 साल। सिर्फ 23 साल। आज के टाइम में 23 साल के युवा अपना करियर ढूंढ रहे होते हैं और उस उम्र में ये नौजवान हंसते हंसते अपने देश के लिए फांसी पर झूल गया। ये बात सच में अंदर तक रुला देती है। और जाते जाते वो एक ऐसा विचार छोड़ गए जिसने सब कुछ बदल दिया। क्रांति की तलवार विचारों की सान पर ही तेज होती है। भगत सिंह सिर्फ अपने एक्शंस की वजह से लेजेंड नहीं बने, बल्कि अपनी उन अजेय विचारधाराओं की वजह से अमर हुए जो आज भी जिंदा है। ये एक्सप्लेनर खत्म करते हुए बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जिस आज़ादी और जिस बराबरी के लिए उन्होंने जान दी, क्या हम आज उसका असली मतलब समझ पाए हैं? अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। इंकलाब जिंदाबाद।